हिमालयी नदियाँ जो हैं उनमें जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तंत्र के बारे में पढ़ना है। सिंधु नदी तंत्र क्या है या उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, कौन कौन सी हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना है। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया और गंगा नदी तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने नदियों के बारे में, नदी द्रोणी क्या होती है, अपवाह द्रोणी क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, अपवाह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके अलावा जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ, अग्रवर्ती नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा था कि अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, परवर्ती नदियाँ क्या होती हैं। जबकि पूर्ववर्ती और एक होता है पूर्वारोपित, जो कि सुपर इम्पोज जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी चंबल वगैरह नदी आती है, सुपर इम्पोज के अंतर्गत आती है, ठीक है। आज का टॉपिक है वो सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है कि सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन से क्षेत्र में अपवाहित होती हैं, ठीक है। तो हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत आपको 3 पढ़ना है। एक तो आपको सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आपको पढ़ना है गंगा नदी तंत्र, तीसरा आपको पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के बारे में मुख्यतः पढ़ा जाता है कि जो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां होती हैं, क्योंकि इसमें सिंधु सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए उसका नाम जो है सिंधु नदी तंत्र पड़ा है। क्या पड़ा है? सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो सहायक नदी होती है, सबसे बड़ी जो मुख्य नदी होती है, उसी के नाम पे किसी भी तंत्र का नाम रखा जाता है। जैसे गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, मुख्य नदी है, और उसमें सभी नदियां आके मिलती हैं, तो उस तंत्र को जो पढ़ते हैं, पूरा अपवाह द्रोणी जो पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी तंत्र बोलते हैं। वैसे ही आपका ब्रह्मपुत्र है, सबसे बड़ी नदी है, तो उसके नाम पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ते हैं। पहला जो आपका सिंधु नदी तंत्र है, कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी यहाँ पे अगर हम पूरा वो देखें, जैसे मान लो ये कैलाश मानसरोवर का इलाका है, कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत का कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर, ठीक है, कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर से एक स्थान है, कैलाश मानसरोवर पे एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम जो है वो है बोखरचू। ग्लेशियर का नाम क्या है? बोखरचू। इसी को हम बोलते हैं सिंगी खंबान। क्या नाम से जानते हैं? सिंगी खंबान ग्लेशियर भी बोलते हैं। ये ग्लेशियर के नाम है, मतलब इसी बोखरचू को हम तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंगी खंबान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी को शेर मुख बोला जाता है। इसकी आकृति जो है शेर के मुख के समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शेर मुख। ऐसे आप पढ़ते हो गोमुख, ठीक है। गोमुख जो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी यहाँ से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? गोमुख बोलते हैं। गंगोत्री जो है गोमुख। वैसे बोखरचू ग्लेशियर, ये सब ग्लेशियर है, क्या है? ग्लेशियर है, हिमनद है, क्या है? ग्लेशियर। तो सिंधु नदी जहां से निकलती है उसका नाम क्या है? बोखरचू। उसी को हम तिब्बत में सिंगी खंबान या शेर मुख के नाम से जानते हैं। ये ग्लेशियर के नाम है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के पास में स्थित है, ठीक है। तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के पास में स्थित है। यहाँ से नदी निकलती है, ठीक, कौन सी नदी? सिंधु नदी। और ये उत्तर पश्चिम दिशा में, इसका डायरेक्शन क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई आगे ऐसे घूम के पाकिस्तान होती हुई सीधे कहाँ चली जाती है? बंगाल के, ये आपका अरब सागर है। कौन सा क्षेत्र है? अरब सागर में। अरब सागर में जाके ये अपना मुहाना बनाती है, अर्थात अगर अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक। अब ये सिंधु नदी तिब्बत से निकल रही है। तिब्बत से निकलने के पश्चात लद्दाख में एक स्थान होता है, ये मान लो आपको लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे लद्दाख में एक स्थान होता है जिसका नाम होता है दमचौक। क्या नाम होता है? दमचौक। तो लद्दाख के दमचौक नामक स्थान पे सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? दमचौक नामक स्थान पे ये प्रवेश करती है। ये मान लो भारत का बॉर्डर है, तो यहाँ पे सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और दमचौक कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे है? लद्दाख में। तो दमचौक से प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर एक
आपका दो पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, एक का नाम होता है लद्दाख, दूसरे का नाम क्या होता है जास्कर। काराकोरम ऊपर है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। किसके किसके बीच जा रही है? लद्दाख और जास्कर के बीच जाती है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में जाते हुए ये लद्दाख सीरीज है, कौन सी? लद्दाख, और नीचे वाला जो जास्कर है। तो याद रखना कौन सी श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। ये पूछा जाता है कि काराकोरम लद्दाख या काराकोरम जास्कर या काराकोरम किसके बीच में प्रवाहित होती है? तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। और आगे बढ़ने पे ये लद्दाख जो सीरीज है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उसको काटते हुए आगे बढ़ती है। तो जब किसी हिमालय को काटेगी, ठीक है, हिमालय किसी पार्ट की सीरीज को काटेगी ट्रांस हिमालय में, तो आगे वो गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? एक गार्ज बनाती है। मतलब ऊंचाई से जब गहराई में कोई नदी गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं? गार्ज। तो ये जो गार्ज बनाती है उसका नाम होता है बुंजी गार्ज। क्या नाम है? एक गार्ज बनाती है जिसका नाम होता है बुंजी गार्ज, ठीक। और इसकी टोटल गहराई जो है 5200 मीटर है। कितना मीटर है? 5200 मीटर बुंजी गार्ज यहाँ बनाती है, ठीक। और यहाँ पे जब ये लद्दाख की एक, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये मान लो यहाँ ऐसे ये आगे निकल जाए। तो यहाँ पे एक स्थान है लद्दाख का, ले। कौन सा क्षेत्र है? ले। ले जो है ये प्लेस है ले का। किसका प्लेस है? ले, ठीक है। ले लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी क्या है? ले। और ले जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी की कौन सी साइड में स्थित है? दाहिने साइड में स्थित है। ऊपर वाला कौन सा होगा? दाहिना साइड। तो ले सिंधु नदी की कौन सी साइड में स्थित है? दाहिने साइड। इसको याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। और ले कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। अब यहाँ से आगे बढ़ती है और इस स्थान पे एक दर्द स्थान होता है, चिल्लन करके है। कौन सा? लद्दाख का एक क्षेत्र है चिल्लन। क्या नाम है? चिल्लन। ये दर्दिस्तान का क्षेत्र बोलते हैं, दर्दिस्तान, ठीक है। यहाँ पर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में भारत को छोड़ के दर्दिस्तान चिल्लन में कहाँ पे प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और आगे जाके ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। ये चिल्लन दर्दिस्तान में भारत यहाँ से पाकिस्तान प्रवेश करती है और भारत में कहाँ से एंट्री लेती है? दमचौक नामक स्थान से, ठीक है। दमचौक से भारत में एंट्री लेती है और चिल्लन से दर्दिस्तान अर्थात चिल्लन से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे जाके ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी की बात करें इसमें, तो मुख्य नदी कौन सी है? आपकी सिंधु है। सिंधु नदी निकलती कहाँ से? ये सब आप लिख लोगे, ठीक है। निकलती है बुकरचू ग्लेशियर से, ठीक है, जिसको हम सिंगी कम्बान या सेरबुक के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत के कैलाश मानसरोवर पर स्थित है, ठीक है। और ये जहां से निकलती है वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से आगे बढ़ती है और इसी के दाहिने तट पर ले स्थित है। ले जो है इसके दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ले किस साइड है? सिंधु नदी के दाहिने तट पे। और ये लद्दाख श्रेणी को काटते हुए सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बुंजी गार्ज का। कौन सा नाम है? सिंधु नदी में बनी है, तो सिंधु गार्ज है, पुंजी गार्ज के नाम से जानते हैं, जिसकी गहराई जो है 5200 मीटर है, जो सबसे बड़ा गार्ज बनाती है। भारत में सबसे गहरा गार्ज का पूछा है, सबसे गहरा गार्ज कौन बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी बनाती है। आगे ये चिल्लन दर्दिस्तान में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सीधे जाके अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी से इतनी चीज पूछी जाएगी आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरी चीज क्या है? इसकी लंबाई आपको याद रखना है। इसकी टोटल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर। कितनी है टोटल लंबाई? मतलब तिब्बत से लेके भारत और पाकिस्तान टोटल, ठीक है। कितनी लंबाई है? 2880 टोटल है, किंतु भारत में मात्र 1114 है। कितना है? 1114 किलोमीटर भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसकी नदी, इसमें कुछ नदियां भी है, सहायक नदियां, ठीक है। इनकी सहायक नदियां देखनी है, ठीक है।
दर्दिस्तान चिल्लन, ये पूछा जा सकता है बट हम सबको याद करना है, लद्दाख में ही है, ठीक है। और ये भारत के एकमात्र जिला लेह से होकर गुजरती है। भारत में कौन सा? लद्दाख के लेह से होकर गुजरती है। लद्दाख के लेह से होकर गुजरती है, किसी और राज्य में नहीं जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब कहीं और नहीं जाती, सिर्फ लद्दाख से होकर आगे बढ़ती है और दर्दिस्तान में पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात सीधे अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का मुहाना याद रखना, कहाँ पे जाती है? अरब सागर में जाती है, ठीक है। टोटल 28, हाँ, उसकी जो गहराई है 5200 मीटर गहरा है, ठीक है। बुंजी घाट कितना गहरा है? 5200 मीटर, लगभग 5200 मीटर जो है इसकी गहराई है लगभग, ठीक है। कर दो। नदी है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना लेना, ठीक है, एग्जैक्ट सीधा नहीं रहेगा। नदी का नाम है सिंधु नदी। इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। क्या नाम है? बोखरचू। यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक नदी मिलती है, यहाँ पे श्योक नदी श्योक नदी है। कौन सी नदी है? श्योक नदी जो है सबसे ऊपर मतलब आती है दाहिने, कौन सी तरफ पे? दाहिने साइड से। दाहिने साइड से मिलने वाली सबसे पहली नदी जो होती है श्योक नदी है। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम होता है रीमो ग्लेशियर। क्या नाम होता है? रीमो, ठीक है। इसी के बगल में एक होता है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। तो यहां से एक नदी निकलती है, ठीक है, ऐसे करके आती है कुछ, इसको बोलते हैं, इस नदी का नाम होता है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी, जो कि दाहिने तट से मिलने वाली सबसे पहली नदी होती है। कौन सी नदी है? दाहिने तट से मिलने वाली सबसे पहली नदी। दाहिना मतलब ऊपर, राइट साइड, राइट ऊपर, ठीक है। जबकि एक सियाचिन से नदी निकलती है जो कि श्योक की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? श्योक की सहायक नदी, जो पूछी जाती है एग्जाम में। हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली है और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदी का नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी है? नुब्रा नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से एक नुब्रा नदी निकलती है जो जाके सीधे श्योक नदी में मिल जाती है। और श्योक नदी कहां पे मिलती है? किसमें? सिंधु नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जैसे अगर सबसे पहले सहायक नदी पूछी जाए ना, राइट और लेफ्ट कोई मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले अगर सहायक नदी पूछी जाएगी तो जास्कर होगा। कौन सी नदी है? जास्कर। जास्कर जो है इस साइड से आके इसमें मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? जास्कर है। जास्कर नदी जो है, तो इधर जास्कर श्रृंखला पड़े थे ना, तो जास्कर सीरीज पे आपको जास्कर नदी दिखाई देती है, वहां से निकलती है, आगे सीधे जाके कहां मिलती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो बाएं तट से भी सबसे पहले मिल रही है, ओवरऑल में सबसे पहले मिल रही नदी कौन सी है? जास्कर। श्योक उसके बाद जाके मिलती है, ठीक है। श्योक उसके बाद मिलती है क्योंकि वो दाहिने साइड से मिलने वाली सबसे पहले नदी। अगर मेंशन कर दिया जाए कि दाहिने साइड से कौन है तो श्योक, जबकि अगर मेंशन नहीं है लेफ्ट या राइट, सबसे पहले कौन मिल रही है? जास्कर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? जास्कर। इसके बाद आगे हम राइट साइड से देखते हैं। तो यहाँ पर जब चिल्लन में प्रवेश कर रही है उससे पहले आपको क्या दिखाई देगा? अफगानिस्तान दिखाई देगा, ठीक है। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पे कुछ नदियां हैं। एक तो काबुल है, फिर उसी के बगल में आपको कुर्रम दिखाई देता है, और ये तोमल गोमल बोलते हैं। काबुल, कुर्रम और गोमल। इसके अलावा बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। काबुल, कुर्रम और गोमल ये नदियां हैं। इसके अलावा तोची है, सेंगर है, ठीक है, अलग अलग नदियां हैं। गिलगित है, ठीक है। आगे यहाँ पे जाएंगे तो गिलगित आगे मिलेगा। इससे बहुत सारी नदियां हैं, बट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। काबुल, कुर्रम और गोमल ये तीन नदियां ऐसी हैं जो अफगानिस्तान से सिंधु नदी में आके मिलती है। कहां से मिलती है? अफगानिस्तान से आकर सिंधु नदी में मिलती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी नदी जो है अफगानिस्तान से आके सिंधु में मिलती है? काबुल, कुर्रम और गोमल। दर्दिस्तान में तो मतलब वो थोड़ा हटा दीजिए क्योंकि वो पाकिस्तान का इलाका हो जाएगा, पाकिस्तान आगे बढ़ा देगा। हाँ हाँ, चिल्लन वो स्थान है, दर्दिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम क्या? चिल्लन। ये अफगानिस्तान की तीनों नदियां। कहाँ की नदियां? अफगानिस्तान। कब आके जाके यहाँ पे चिल्लन मिल जाएगा, ऊपर बढ़ा दो। बहुत
बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, उसको आप देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियां जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी है, और ये इनसे मतलब ये बड़ी भी नदियां अपेक्षाकृत क्या बड़ी नदियां जो एग्जाम में हमेशा आती है। इसके बाद वेस्ट साइड से, ठीक उस साइड, इसको क्या बोलेंगे लेफ्ट साइड, नीचे वाला क्या है बाएं तरफ। बाएं तरफ से मिलने वाली एक पंचनद नाम की है, क्या नाम है पंचनद, क्या बोलते हैं इसको पंचनद। ठीक है, पंचनद में मतलब 5 नदियां होती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, उसको बोलते हैं क्या पंचनद बोलते हैं। पंचनद 5 नदियों का समूह, ठीक पंचनद, जिसमें 5 नदियां होती हैं, रावी सॉरी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसी के नाम पे पंचनद के नाम पे ही पंजाब का नाम पड़ा है। ठीक है, पंजाब। तो यहां से आपको नदी दिखाई देती है इस क्षेत्र में, एक झील है जिसका नाम बोलते हैं क्या नाम है वेरीनाग। वेरीनाग के पास में एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। ठीक है, शेषनाग, शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है झेलम, क्या नाम है झेलम। और यहीं से आगे जो है किशनगंगा नदी आती है, इस नदी का नाम क्या नाम है किशन गंगा, जो कि झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है झेलम की सहायक नदी है। झेलम आगे बढ़ते हुए यहाँ वुलर झील को जल प्रदान करता है। कौन सी झील को वुलर झील को इससे जल प्राप्त होता है झेलम नदी से ही, और झेलम नदी के तट पर ही श्रीनगर स्थित है। कौन सा स्थित है श्रीनगर शहर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे ये ऐसे बढ़ते हुए फिर इसके नीचे से एक दूसरी नदी आती है, ये भारत में ही नहीं खत्म होती, आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे पाकिस्तान में चली जाती है, किंतु ये सीधे सिंधु नदी में नहीं मिलती है, ये नदी सीधे सिंधु नदी में जाकर नहीं मिलती है। इससे पहले इसके नीचे जो है आपकी चिनाब नदी दिखाई देती है। कौन सी नदी है चिनाब, कौन सी नदी चिनाब। तो चिनाब नदी अकेली नदी नहीं है, 2 नदियों का संगम है। ठीक है, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम होता है बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है यहां से 2 नदी निकलती है, एक होती है चंद्रा व भागा, ये दोनों क्या है चंद्रा और भागा। ये दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसको बोलते हैं तांडी। क्या बोलते हैं जिस स्थान पे मिलती है इस स्थान को हम क्या बोलते हैं तांडी के नाम से जानते हैं, जो कि केलांग घाटी के पास में। कहां पे स्थित है एक घाटी है जिसका नाम है केलांग, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे स्थित है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के केलांग घाटी में तांडी नामक स्थान है, जहां पे चंद्रा और भागा नदी आपस में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है चिनाब नदी। यहां से चिनाब नदी आगे जाती है, इसका नाम है चिनाब। ठीक है, अब ये आगे बढ़ती है, सीधे जाके मिठानकोट नामक एक स्थान होता है। कहां पे पाकिस्तान में एक मिठानकोट नामक स्थान है। मिठानकोट नामक स्थान पे ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कौन सी है चिनाब। ठीक है, और ये कहां पे जाके मिलती है पाकिस्तान में जाके मिलती है, पाकिस्तान मिठानकोट में, न कि भारत में। ठीक है, भारत में ही सिंधु में नहीं मिलती है, कहां पे जाके मिल रही है पाकिस्तान में मिलती है। और वैसे ही झेलम नदी जो है ये भी आगे आके पाकिस्तान में ही, कहां पे पाकिस्तान का ये क्षेत्र होता है, जाके झेलम नदी चिनाब नदी मिलती है। किसमें मिलती है चिनाब में। मतलब झेलम किसकी सहायक नदी हुई चिनाब की, और चिनाब सहायक नदी किसकी हुई सिंधु की। ठीक है, ऐसे याद रखना। अच्छा नोट करना है, ठीक है नोट कर लो। नदी थी तो वो इस साइड लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी लेफ्ट, लेफ्ट में। ये लेफ्ट है, नीचे वाला पार्ट क्या लेफ्ट जास्कर यहाँ पे। तो ये शेषनाग कहाँ बनाए इस साइड उस साइड शेषनाग थोड़ा नीचे बना दीजिए इसको ऊपर। ओके,
किशन गंगा एक नदी है जो कि झेलम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। वेरिनाग एक झील का नाम है। ठीक है। ये झील का क्षेत्र है। ठीक है, झील का नाम क्या है? वुलर झील, जो कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है भारत में। ओके, और चिनाब नदी जो है इसकी टोटल लंबाई जो है 1180 है। बट आप लिख लो, बहुत ज्यादा याद तो रहेगा नहीं आपको। ठीक है, चंद्रभागा दो नदियां हैं आपस में केलांग घाटी में तांडी नामक स्थान पे मिलती हैं। ठीक है, वहां से आगे इसको चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ही मिलती है ना? झेलम नहीं, झेलम चिनाब में भारत में ही मिलती नहीं, है। ये दोनों झेलम व्यास के अलावा जितनी भी नदियां बताऊंगा वो सभी पाकिस्तान में जाके चिनाब में मिलती है और चिनाब जाके फिर सिंधु में मिलती है। ठीक है, व्यास एकमात्र ऐसी नदी होगी जो भारत में ही मिल जाती है। किससे? सतलज नदी से मिलती है। ठीक है, वो भारत में ही उसका मतलब एक तरह से पूरा मार्ग जो है भारत में ही साफ चुका है। ठीक है, आगे बताएं। अब इसके बाद जो अगली नदी है वो आपका यहाँ से फिर आपको एक नदी दिखाई देती है जिसका नाम होता है, यहाँ पे एक दर्रा है जिसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो कि कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है। कौन सी नदी अगली है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी। इस नदी का नाम है रावी। और रावी नदी आगे जाते हैं सीधे पाकिस्तान में जाके सिंधु से मिल जाती है। किससे मिलती है? चिनाब से मिलती है। किससे मिलेगी? चिनाब से मिलती है रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे से होता है और ये चंबा घाटी में होकर प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? चंबा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में घाटी है जिसका नाम है चंबा घाटी। चंबा घाटी में प्रवेश करती है। इसके कुछ बात वगैरह हम इसको बाद में बताते हैं। ठीक है, डैम। अगली जो इसके बाद निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम होता है व्यास। क्या नाम होता है? व्यास। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास में एक व्यास कुंड नामक स्थान है। कहां से? व्यास कुंड। और ये जो है रोहतांग दर्रे के पास में स्थित है। ध्यान रखना, दोनों रावी और व्यास दोनों रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। ये जो व्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड नामक स्थान है, वहां से निकलती है। ठीक है, तो व्यास नदी कहां से निकलती है? व्यास कुंड से। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही, इसका पूरा जलमार्ग जो है भारत में ही है। भारत के बाहर ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ये भारत के बाहर इसका जलमार्ग नहीं है। और इसके नीचे आपको जो बोखरचू दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मान लो बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा चल गया आपको ना। हम कैसे बढ़ाएंगे अब? तो आप थोड़ा सा इसे कर लीजिए। यहाँ पे आपका कौन सा बोखरचू, ग्लेशियर है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और इसी मानसरोवर झील के पास है, कैलाश मानसरोवर है नहीं है, ये पूरा रेंज है। यहाँ पर सतलुज नदी जो है यहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से निकलती है। और ये भारत में एक दर्रा है जिसका नाम होता है सिपकिला दर्रा। यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कैसे? सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और आगे जाके ये भारत में होते हुए हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए
आगे ये व्यास नदी इसमें आके मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? व्यास नदी जो है सतलुज नदी में आके मिलती है। ये सतलुज नदी हो गई आपकी। सतलुज नदी आके व्यास नदी में एक स्थान होता है जिसका नाम होता है हरिके बैराज। हरिके नाम, कौन सा स्थान? हरिके। हरिके नामक स्थान पे व्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों नदी आपस में मिलती है वहां पे डैम बनाया गया है जिसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल डैम। क्या बोलते हैं? भाखड़ा नांगल डैम के नाम से जानते हैं। इसी क्षेत्र में आपको भाखड़ा नांगल डैम दिखाई देगा, ठीक। और भाखड़ा नांगल डैम के पास में एक बैराज बन जाता है, पानी इकट्ठा होता है जिसको बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं? हरिके बैराज। यहीं पे क्या होता है? हरिके बैराज। हरिके बैराज, बैराज मतलब जहाँ पे पानी जलाशय जो होता है, जलाशय मतलब जल की मात्रा ज्यादा होती है, जल इकट्ठा रहता है, उसको हम बैराज बोलते हैं। तालाब एक तरह से बोल सकते हैं, झील या जलाशय, हरिके बैराज। तो भाखड़ा नांगल और हरिके बैराज, यहीं से एक नहर निकाली गई है आगे, नहर, ठीक है। उस नहर का नाम होता है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम होता है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। क्या? सबसे बड़ी कैनाल है भारत की। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो कि राजस्थान में, मुख्यतः राजस्थान के लिए है। राजस्थान में जो रेगिस्तान का इलाका है उस क्षेत्र में हरियाली लाने के लिए। वैसे ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होकर प्रभावित होती है, मतलब प्रभावित होती है, ठीक है। अब हरिके बैराज से मिलने के पश्चात सतलज नदी जो है ये आगे बढ़ रही है और ये जाके चिनाब में मिल जाती है। किससे मिलती है? चिनाब में। मिठानकोट नामक स्थान है, वहां से मिलती है। किससे मिलती है? मिठानकोट नामक स्थान है। चिनाब कहाँ गया? चिनाब मिठानकोट से थोड़ा सा पहले यहाँ पे आके मिलती है, और मिठानकोट में जाके चिनाब जो है वो सिंधु से मिलती थी। मुख्य नदी इसमें कौन सी? चिनाब है। मुख्य नदी ये चिनाब है। तो चिनाब में देखो आगे तक बढ़ रही है। जो मुख्य नदी होती है, जैसे ये नदी यहाँ पे मिल चुकी है, तो इस क्षेत्र में भी इसको हम किस नाम से जानेंगे? चिनाब के नाम से जानेंगे। फिर यहाँ पे इसके मिलने के पश्चात भी ये चिनाब, और आगे जब सतलुज भी मिल जाती है फिर भी इसके आगे जो क्षेत्र होता है उसको हम चिनाब के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। जो बड़ी नदी होती है मुख्यतः उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नदी को। तो ये आगे जाके चिनाब में मिठानकोट में मिलती है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा चिनाब की कुछ सहायक नदियां होंगी। एक तो झेलम होगा, रावी है, सतलुज है। व्यास जो है किसकी सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी है। व्यास सतलुज में आके मिलती है, और सतलुज, रावी और झेलम ये जाके चिनाब में मिलती है। और चिनाब आगे जाके किससे मिलती है? मिठानकोट में जाके फिर वो सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक। इतना याद रखना। और ये सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम जहाँ पे मिलते हैं ये दो नदियां आपस में, उसको हम इंदिरा गांधी नहर, वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिसमें भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया, ठीक है। या हरिके बैराज और सतलुज, ठीक। ये है हिमालयी नदी तंत्र। जितना मैंने बोला उसको अगर ओवर भी याद रखेंगे तो इसके बारे में जब भी अगर आएगा तो कुछ पॉइंट जरूर लिख सकते हो। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। और सतलुज की जो टोटल लंबाई है वो 1050 है। कुछ का याद कर लो, सबको उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। चिनाब की क्या बताया था? 1180 इसका है 1050। और सिंधु का याद कर लेना बस। 1114 जो है भारत में, टोटल 2880, ठीक है, हो गया। ये व्यास कुंड, वहां से व्यास नदी, व्यास कुंड से निकलती है, आगे हरिके नामक स्थान पे सतलज नदी में मिल जाती है। ये रावी और क्या लिखा? चंपा घाटी में रावी नदी जो होती है वो चंपा घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ठीक। कहाँ से? चंपा घाटी से। वैसे आपका जो व्यास है वो कुल्लू घाटी से हो जाती है। कौन सी घाटी से हो जाती है? कुल्लू घाटी से, लिख सकते हैं कुल्लू घाटी। और इसके पहले आपने लिखा था किसका? चिनाब का केलांग घाटी से। कौन सी घाटी थी वहां पे? केलांग घाटी थी। केलांग घाटी में एक तांडी नामक स्थान है जहाँ पे चंद्रा और भागा आपस में मिलती थी। तो ये केलांग घाटी में चिनाब है, आपका रावी जो था चंपा घाटी में, और व्यास जो है वो कुल्लू घाटी से। अगर ये भी बोल सकते हैं ना कि व्यास कुंड से भी निकलती है,
ब्यास को नहीं बोलेंगे, वो चंबा कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है, मतलब उस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। कुल्लू घाटी एक बड़ा क्षेत्र है, पूरा घाटी एरिया, उस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कुल्लू यहाँ पर, उसके ऊपर जो चंबा है उसके ऊपर जो आपको केलांग घाटी दिखाई। ठीक, आगे होता है। इसके बाद जो है कुछ इसमें डैम वगैरह भी है, उसको देख लेते हैं। ठीक, इन्हीं नदियों पे जैसे आपका जो झेलम नदी है उस पे आप दो डैम पढ़ते हैं, एक तो होता है तुलबुल और एक होता है उरी। कौन सी है? उरी। तुलबुल और उरी जो डैम है वो आपके झेलम नदी पे स्थित है। जबकि उसके आगे आपका चिनाब है, चिनाब पे आप तीन डैम कम से कम पढ़ते हैं, जिनका नाम है सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ये तीनों क्या है? डैम। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। एग्जाम में हमेशा डैम पूछे जाते हैं। जो ये पंचनद है इनके डैम हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इनको याद करना जरूरी है। पहला है झेलम नदी, कहां से निकलती कहां मिलती है तो याद ही होगा कौन से स्थान से निकलती है और कौन सी नदी में जाती है, कौन सा इसका मुहाना क्षेत्र कहां पे है। झेलम नदी पे दो डैम भी है, उनका याद रखना। एक का नाम है तुलबुल, तुलबुल डैम, दूसरा है उरी, उरी डैम। ठीक है, ऐसी झेलम के बाद आपका जो है चिनाब है, चिनाब नदी, इस पे आपका है तीन डैम जो भारत में है, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। ये सब क्या है? डैम है। क्या है? डैम। पूछे जाते हैं हमेशा कि सलाल किस पे है, बगलिहार किस पे है, दुलहस्ती जो है कौन सी नदी पे स्थित डैम है। ठीक है, ये सब क्या है? बांध है जो नदियों में बनाए जाते हैं पानी को एकत्रित करने के लिए। झेलम, चिनाब, उसके बाद जो रावी नदी आती है। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी पे एक डैम है जिसको बोलते हैं थीन डैम। क्या नाम है? थीन। थीन को जो है रणजीत सागर भी बोलते हैं। रणजीत सागर डैम किस नाम से जानते हैं? रणजीत सागर डैम के नाम से भी थीन डैम को जाना जाता है। नाम क्या है? रणजीत सागर डैम। इसके अलावा एक और डैम इसमें चमेरा है। कौन सी डैम है? चमेरा करके, चमेरा डैम भी यही पे स्थित है। और रावी नदी पे ही एक है शाहपुर कंडी करके। ठीक है, शाहपुर कंडी डैम स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी पे स्थित है। कुछ डैम इनका नाम याद रखें कौन सी नदी पे? रावी। रावी के बाद आपका क्या है? व्यास। व्यास नदी पे एक मात्र डैम जो है जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है उसका नाम होता है पोंग डैम। कौन सा डैम है? पोंग डैम, जो कि व्यास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? व्यास नदी पे स्थित है पोंग डैम। लास्ट में आपका है सतलुज। सतलुज नदी, सतलुज नदी पे आप पढ़ते पहले तो भाखड़ा नांगल लिखेंगे। भाखड़ा नांगल डैम जो कि भारत का सबसे लार्जेस्ट डैम है। भारत का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम है। यहाँ से एक और स्थान है जिसका नाम क्या है? हरके बैराज भी याद रखना, इसी क्षेत्र में स्थित है, इसी पे है स्थित। हरके बैराज किस पे स्थित है? सतलुज नदी पे है। इस पे एक और डैम है जिसका नाम होता है नाथपा झाकरी। नागपा झाकरी डैम भी सतलुज नदी पे स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा इस पे एक है कोल डैम करके है, कोल डैम। कोल डैम, नागपा झाकरी, हरके बैराज और भाखड़ा नांगल जो है सतलुज नदी पे स्थित डैम। तो यहाँ पे कम से कम आपके 2 3 5 3 8 9 4 13 13-14 डैम आप यहाँ पे एक साथ में याद कर सकते हैं। ठीक है,
भी है ना, कुछ ऐसे पूछा जाता है। गोविंद सागर डैम जो है यहाँ पे बनता है, भाखड़ा नागल जहाँ पे डैम होता है वहाँ पे पीछे जलाशय एकत्रित होता है, जलाशय होता है मतलब जल एकत्रित होता है, वहाँ पे एक झील का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं गोविंद सागर लेक्स, गोविंद सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील होती है। आप पिछली क्लास में पढ़े थे गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये कुछ डैम्स है, इनका नाम याद रखना, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको जरूर याद रखना और नोट कर लेना। अगला जो पढ़ना है वो पहले ब्रह्मपुत्र पढ़ते फिर लास्ट में आके गंगा नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है अपेक्षाकृत गंगा से क्या है, छोटा है। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के पास कैलाश मानसरोवर है जो वहां से निकलती है, ठीक है, तिब्बत के पास में कैलाश मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। जो मुख्य नदी होती है वो ब्रह्मपुत्र होती है, ठीक। यहाँ पे आपका बोखरजू मानते हैं, सॉरी ये आपका तिब्बत का कैलाश मानसरोवर क्षेत्र है। कैलाश मानसरोवर, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम होता है चेमू युंगडुंग। कौन सा ग्लेशियर है, चेमो युंगडुंग ग्लेशियर है ये, चेमो युंगडुंग ग्लेशियर है। जबकि बोखरजू ग्लेशियर से जो निकलती है जिसका नाम क्या था, सिंधु। जबकि ये कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, चेमो युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और इस क्षेत्र में जब आगे तिब्बत में प्रवाहित करती है, भारत के बॉर्डर से ऐसे प्रवाहित होती है, ऊपर से तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो यहाँ ऊपर से एक रिंगो सांगपो रांगो सांगपो बोलते हैं उसको, क्या नाम है, रांगो सांगपो करके एक नदी आके मिलती है। तो इसकी सबसे पहली जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तिब्बत वाले क्षेत्र में जो मिलती है उसका नाम क्या होता है, रांगो सांगपो। रांगो सांगपो नदी तिब्बत से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। कौन सी साइड से मिलती है, बाएं साइड से मिलती है। इसका डायरेक्शन इधर है, आगे की तरफ, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ऊपर होगा। लेफ्ट साइड क्या होती है, किस साइड होगा, ऊपर की साइड, ठीक है। आगे आगे बढ़ती है, प्रवाहित होती है। और ये हिमाचल प्रदेश का एक इलाका होता है, ठीक है। वहां पे जो होती है अक्षीय झुकाव के साथ में जो आपका नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत है, ठीक है। यहाँ पर अक्षीय झुकाव के साथ में सीधे दक्षिण दिशा में, किस दिशा में मुड़ती है ये, ब्रह्मपुत्र नदी जो है दक्षिण दिशा में। और यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम होता है यांग्याप दर्रा। कौन सा पास है, यांग्याप पास है, यांग्याप पास से एंट्री लेती है। यांग्याप दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है। और कौन से राज्य में प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत के पास में स्थित है। ये नामचा बरवा पर्वत को काटते हुए आगे जाते हैं, यहाँ से आगे फिर ये असम, अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए फिर इधर आगे जाके आपके बांग्लादेश क्षेत्र में, ये बांग्लादेश का इलाका, बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। कहाँ पे जाती है, इसका जो मुहाना होता है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी जो जिसका मुहाना होता है, जबकि निकलती कहाँ से, ये कैलाश मानसरोवर झील के पास चेमो युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर इसकी बाया साइड की तरफ, नीचे की साइड, अब इस साइड घूम गई तो बाया नीचे आ गया। तो इस साइड से दो नदी आती है, इसको एक बोलते हैं आपका दिबांग और एक लोहित नदी। कौन सी नदी है, दिबांग और लोहित, दो नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र से आती बाएं साइड से मिलने वाली प्रमुख नदी होती है। देखो ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में है, ये तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो, बोलते हैं क्या बोलते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि ये तिब्बत के क्षेत्र में है। और अगर अरुणाचल प्रदेश से पूछा जाए, इस वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में
तो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। ये दिबांग है, ध्यान रखिए, ये दिबांग है, ये दिहांग है। दिहांग बोलते हैं या सियांग के नाम से भी जानते हैं, सियांग या दिहांग हो जाता है, अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर यही जब ये दिबांग और लोहित नदी से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, तब इसको असम क्षेत्र में जब पहुंचती है तो असम क्षेत्र में इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो नाम मिला है कहाँ से मिला है? असम में जाके मिला है। असम में जो है जो आपको सांको नदी है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और आगे जब जाके ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसको हम बोलते हैं जमुना के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जमुना, ठीक है। और आगे जब ये पद्मा से मिल जाती है तो इसको फिर आगे वाले क्षेत्र में इसको मेघना कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेघना। गंगा से मिलने के पश्चात जब आप मेघना के नाम से जानते हैं, जिसका अलग अलग नाम मिला आपको, ठीक है, जो एग्जाम पूछे जाते हैं। मेघना किसे कहते हैं, जमुना किसे कहते हैं, कब कहाँ किसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है कौन से क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत में क्या बुलाया जाता है, दिबांग लोहित से मिलने से पहले हम उसको क्या बुला देते हैं, दिहांग बोलते हैं, उसके बाद उसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, फिर उसे जमुना और बाद में मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक। ऊपर से कुछ नदियां आके इसमें मिलती हैं, 3-4 नदी प्रमुख है, ठीक। सबसे पहले तो एक सुबनसिरी करके मिलती है। कौन सी नदी है? सुबनसिरी। बाद में उसके बाद यहीं से आती है कामेंग करके एक नदी है, सुबनसिरी कामेंग, ठीक है। कौन सी नदी है? आ जाओ, सुबनसिरी और कामेंग नदी, ठीक। दो नदी है, एक सुबनसिरी है, दूसरी जो है कामेंग नदी है, इसमें आके मिलती है, ठीक। तीसरी नदी जो है यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र से मिलती है उसका नाम होता है मानस। क्या नाम होता है? मानस नदी जो है इसमें मिलती है। ब्रह्मपुत्र की तीसरी प्रमुख सहायक नदी है जो कि मानस नेशनल पार्क आपको कहाँ दिखाई देता है? असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में, ठीक। यहाँ पर चौथी जो सबसे प्रमुख नदी होती है संकोश करके है। कौन सी नदी है? संकोश नदी है, इसको हम संकोश बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि असम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल के साथ में ये सीमा का निर्धारण करती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और असम के साथ सीमा का निर्धारण करती है, तो उस नदी का नाम है संकोश नदी। नदी का नाम क्या है? संकोश। संकोश एक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है और ये पश्चिम बंगाल और आपके असम के साथ में सीमा बनाती है। यहाँ पे असम है इस साइड में और इस साइड में क्या? पश्चिम बंगाल, इनके बीच में सीमा का निर्धारण करती है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आपको एक जैसे यहाँ पे सिक्किम से एक नदी आती है, मिलती है, जिसका नाम होता है तीस्ता। क्या नाम होता है? तीस्ता के नाम से जानते हैं। तीस्ता यहाँ से निकलती है आपके सिक्किम के क्षेत्र में ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं जेमू ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी आती है, तीस्ता नदी आती है और बांग्लादेश में जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो तीस्ता नदी याद रखना कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में ग्लेशियर जिसका नाम क्या है? जेमू ग्लेशियर, ठीक है। वहां से निकलती है और आके सीधे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक। ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता नदी किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। तो तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी हुई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और तीस्ता की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है रंगित। क्या नाम है? रंगित। रंगित नदी जो है तीस्ता की सहायक नदी है। और एक नदी और है राप्ती करके है, ठीक है। राप्ती, इस क्षेत्र में आपको राप्ती दिखाई देता है, यहाँ पे ये आपका तीस्ता है। यहाँ पे एक नदी और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? राप्ती। इस नदी का नाम क्या है? राप्ती, राप्ती नदी, ठीक है। जिसपे आपका गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये पढ़ते हैं कि गोरखपुर शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। एक ताप्ती होती है, एक राप्ती होती है, दोनों अलग है, ठीक है। ये राप्ती नदी है जिसके किनारे आपका गोरखपुर शहर है और ये जाके तीस्ता नदी में मिलती है। तीस्ता की दो सहायक नदियां जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, एक रंगित है, दूसरी राप्ती है, ठीक है। ये रंगित वाला जो क्षेत्र है कोयले के निक्षेप के लिए जाना जाता है। किस क्षेत्र की, किसके लिए फेमस है? कोयले निक्षेप के, कोयले के निक्षेप के लिए
फेमस है और एग्जाम में पूछा है कि सिक्किम में कौन सी ऐसी नदी है जो कोयले के निक्षेप के लिए जानी जाती है, या कौन सी ऐसी नदी तंत्र है जो कोयले के निक्षेप के लिए जानी जाती है। मान लो दामोदर और महानदी इनका जिक्र ना हो, उसके अलावा अगर पूछा जाता है तो रंगित नदी अगर ऑप्शन में है तो वो भी कोयले के निक्षेप के लिए जानी जाती है। सर ये क्या लिखा है? सुबनगिरी। सुबनगिरी। और सर इसके बाद कामेंग नदी, फिर मानस है, संकोच है। सुबनगिरी, सुबनगिरी, कामेंग, मानस, संकोच, उसके बाद आपका जो है तीस्ता नदी आती है। ठीक, इसके अलावा कुछ पूर्व साइड से मिलने वाली नदियां जिसमें दिबांग था, रोहित था, ठीक है। एक धनसिरी है, कामेंग जहां पे सुबनसिरी मिल रहा है उसी के पास में आपको धनसिरी दिखाई देता है, धनसिरी। और आगे जाते हैं तो कोपिली दिखाई देता है, एक नदी है कोपिली, कोपिली नदी, ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोपिली नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। एक कपिल भी है, कपिल जो है वो किसकी सहायक नदी होती है? वो गंगा की सहायक नदी आती है। वैसे तो सहायक नदी किसकी है? कोसी की सहायक नदी है, उसके बाद वो किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है, तो बिहार में वो प्रवाहित होती है। तो ये कोपिली नदी है, ठीक। कोपिली नदी, धनसिरी, ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो पूछी आती है एग्जाम में, याद रखना, ठीक। और यहाँ पे मणिपुर का क्षेत्र है, आपको एक मणिपुर है, ठीक। मणिपुर से एक नदी निकलती है, इसका नाम होता है बराक। क्या नाम है? बराक नदी जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बराक नदी आगे जाके ये मिलती है आपके बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से, किससे मिलती है? बांग्लादेश में जाके ये बराक नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक। इसको याद रखना, मणिपुर है, मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है बराक, और वो आगे जाके किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पूरा तंत्र यही है, इसमें जो नदियां जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, ठीक। इनसे क्वेश्चन सहायक नदियां होंगी किस क्षेत्र से आती है, ठीक। और ये मुख्यतः जो पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी से पूछा जाएगा कि वो कहाँ से निकलती है, ठीक है, वो कौन सा ग्लेशियर से निकलती है मान लो, और वहाँ पे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, या किस क्षेत्र में उनको किस नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक। कहीं पे ब्रह्मपुत्र को हम ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, किस क्षेत्र में दिहांग बोलते हैं, कहीं पे साको के नाम से जानते हैं, तो कहीं पे इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं, किसी अलग अलग क्षेत्रों में। तो जमुना जो बोलते हैं कहाँ पे बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं इसको जमुना, और गंगा से मिलने के पश्चात इसको हम जब बांग्लादेश वाले क्षेत्र में मेघना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक चीज और है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है ये द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कौन सी नदी द्वीप का निर्माण करती है? माजुली। माजुली क्या है? एक नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया भारत, पूरे विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये। कैसा द्वीप है? पूरे विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है। अगर नदी द्वीप पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है, तो कौन सा है? माजुली है, जो कि असम में स्थित। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है, असम में स्थित एक नदी द्वीप है, जो कि पूरे विश्व की, भारत की तो है ही मान लो, उसके अलावा पूरे विश्व की क्या है? सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ठीक है, इसको याद रखो। मानस जगह है ना, असम की मानस जगह है ना। मानस नदी का नाम बताओ, ठीक है, सब मैं लिखूंगा, अगली बार करेंगे। अगला जो है गंगा नदी तंत्र है। कौन सा? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछे जाते हैं, उनसे कहाँ से निकलती हैं, कौन सी सहायक नदियां हैं, किस शहर, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गंगा नदी से, ठीक। कितने बजे से आप लोग का प्रोग्राम है? 11 बजे। 11 बजे अभी स्टार्ट नहीं होगा ना? अच्छा, बताएंगे, कोई नहीं, हो गया? अभी नहीं। सर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 28, लगभग 28 नहीं,
28 के आसपास है। नदियों की लंबाई एग्जाम में रेयर कैसे पूछी जाती है, बट इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है पूरा कैचमेंट एरिया जिसको बोलते हैं नदी द्रोणी, वो पूछा जाता है कि कौन सी नदी तंत्र की द्रोणी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो द्रोणी होती है वो किसकी होती है, गंगा की होती है। उसके बाद आपका सिंधु है, सिंधु के बाद गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर जाके आपकी ब्रह्मपुत्र आती है। ये पूरा जो क्षेत्र कवर कर रही है, जितने बड़े क्षेत्र में सहायक नदी और ये मिल रही उनको मिला के बोला जाता है। तो सबसे बड़ा जो है कौन सा है, गंगा का पड़ता है। उसके बाद सिंधु का है। ठीक है, सिंधु में 5 नदियों का पड़े थे ना अभी, तो पहले गंगा, फिर सिंधु, फिर आपकी कौन सी नदी, गोदावरी है, फिर गोदावरी के बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद फिर हम ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं। और ब्रह्मपुत्र के बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है महानदी। ठीक है, क्योंकि नर्मदा महानदी में हमेशा कंफ्यूजन होता है। लंबाई की दृष्टि से आपका महानदी जो है वो नर्मदा से छोटी है। ठीक है, नर्मदा से क्या है, छोटी है, किंतु उसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है पूरा, जहां जहां से उसको जल मिलता है, जल ग्रहण मतलब है जहां से जल प्राप्त होता है, जिस जिस सहायक नदियों के माध्यम से पूरा जो क्षेत्र होता है, वाहित क्षेत्र होता है, उसको देखा जाए तो सबसे बड़ी होती है महानदी जो है, किससे, नर्मदा और तापी वगैरह से क्या है, बड़ी है। तो कंफ्यूजन होता है कि लंबाई ज्यादा है कि तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र कम कैसे हुआ। ठीक है, तो 1312 उसका पड़ता है, जबकि महानदी की लंबाई अपेक्षाकृत क्या है, काफी कम है उससे। किंतु अगर जल ग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे तो महानदी जो होती है नर्मदा से अधिक है। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले कौन सी है, गंगा, फिर सिंधु, कृष्ण आपकी गोदावरी है, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद आपका है कौन सा, महानदी, फिर जाके नर्मदा है। ठीक है, महानदी, नर्मदा, फिर कावेरी है, फिर जाके उसके बाद तापी नदी आती है। ठीक है, अगला नदी तंत्र जो है वो कौन सा है, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। मणिपुर में अरुणाचल प्रदेश, ये बराक नदी, अरुणाचल प्रदेश से बराक नदी, मणिपुर से, और अरुणाचल प्रदेश से दिहांग और सियांग। दिहांग और लोहित, कौन सी, लोहित, सियांग और जो दिहांग होता है वो हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। असम में उसी नदी को जब लोहित और दिबांग नदी मिल जाती है तब उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, और आगे जब बढ़ती है बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र को हम जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना। किंतु ब्रह्मपुत्र को आपके तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो, याद रखना। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब इसमें आपका गंगा नदी जिसे हम बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, पद्मा में मिलने के पश्चात ये जब आगे बढ़ती है तो उस क्षेत्र में इसको हम मेघना बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेघना जो नाम है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। अगला नदी तंत्र जो है वो आपका है गंगा नदी तंत्र, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको 3-4 चीजें पहले पढ़नी है। एक तो इस क्षेत्र में आपको यमुनोत्री दिखाई देता है, यहाँ पे गंगोत्री दिखाई देगा। ठीक है, फिर केदारनाथ और ये बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, ये आपका है गंगोत्री और ये आपका है यमुनोत्री। यहाँ पे ग्लेशियर है। ठीक है, जहां से ये निकलती है उसको बोलते हैं क्या, सतोपथ ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम क्या है, सतोपथ ग्लेशियर। केदारनाथ के पास में ग्लेशियर, इसको बोलते हैं चौराबाड़ी। क्या नाम है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये भी ग्लेशियर है। और गंगोत्री ग्लेशियर आगे दिखाई देता है। ठीक है, इसको गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं, इसको यमुनोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, सेम नाम है। गंगोत्री को क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, और इधर है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के भी नाम याद रखना। तो जो बद्रीनाथ है उसके पास में से कौन सी ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर है, जबकि केदारनाथ के पास में कौन सा, चौराबाड़ी। इनका क्रम भी ध्यान देना। बद्रीनाथ जो है आपका क्या पूर्व में है, उसके बाद आपको केदारनाथ, फिर आपको गंगोत्री, फिर यमुनोत्री दिखाई देता है। ठीक है, ये क्रम भी याद रखना। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलकनंदा। नदी का नाम क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो होती है वो बद्रीनाथ से निकलती है।
बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। जबकि आपका जो केदारनाथ है यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। क्या नाम है? इसको बोलते हैं मंदाकिनी। इसको मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। इसको हम मंदाकिनी बोलते हैं, जो कहाँ से निकलता है? केदारनाथ से निकलती है। और केदारनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चौराबाड़ी। ठीक है, केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी आती है और ये सीधे जाके अलकनंदा में मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा में। जहां पे ये अलकनंदा मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये याद रखना, ठीक है। रुद्रप्रयाग क्या है या किस क्षेत्र में? ठीक है, उत्तराखंड में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? मंदाकिनी नदी जो है, आगे उतारो, अभी तो मुख्य उतारो, ठीक, उसको उतारता हूं। देवप्रयाग आगे मिलेगा। ये कौन सा है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा से मिलती है। तो उस जहाँ पे इनका संगम होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये आगे फिर यहाँ से बढ़ती है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। याद रखना, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, इसको भूलना। लेकिन इससे पहले भी कुछ और भी प्रयाग दिखाई देते हैं। ठीक है, एक धौली गंगा आती है। ठीक है, ऊपर से नाम है धौली गंगा। ठीक है, क्या नाम है? धौली गंगा। ये नदी है जिसको हम बोलते हैं धौली गंगा। और धौली गंगा जहां पे मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या नाम दिया गया है? विष्णु प्रयाग। याद रखना, ठीक है। विष्णु प्रयाग किसे बोलते हैं? धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है जिस क्षेत्र में, वहां पे जो संगम होता है, प्रयाग बनता है, उस प्रयाग को हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। किस नाम से जानते हैं? तो धौली गंगा से और अलकनंदा से मिलकर क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, दूसरा एक है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। ये नदी का नाम है नंदाकिनी। सॉरी, हाँ, नंदाकिनी बोलेंगे इसको। ये रिवर है, ठीक है, धौली गंगा रिवर। ये जहां पे जाके मिलती है इस प्रयाग को बोलते हैं आपको नंद प्रयाग। क्या नाम दिया गया है? नंद प्रयाग। जबकि इसी के थोड़ा सा नीचे आपको एक और नदी दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं पिंडार नदी। नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। और इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या नाम दिया गया? कर्णप्रयाग। तो 3-4 प्रयाग आपको क्रम से दिखे। सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग। इनका क्रम भी याद रखना। और ये सभी नदियों में एक मुख्य नदी होती है अलकनंदा। बाकी अन्य नदियां आके मिलती हैं और जहां जहां पे अन्य नदियां मिल रही हैं उन क्षेत्रों पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे धौली गंगा के अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी नदी के मिलने से बनती है। पिंडार नदी के मिलने से आपको कर्णप्रयाग, जबकि मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग वाला जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किंतु अब यहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी है? गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी रिवर यहाँ से निकलती है और आगे जाके एक क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम होता है इसका? देवप्रयाग। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। तो हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में। ठीक है, कि रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी मिलती है, ध्यान रखना, जबकि देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है अलकनंदा से। सारी नदियां जो है किसमें मिल रही है? अलकनंदा में ही आके मिल रही है। ठीक है, एक कॉमन नदी होगी अलकनंदा, उसके अलावा बाकी सभी नदियों को आप ध्यान रखना। ठीक है, दो साइड याद रखना नहीं पड़ेगा आपको, एक ही साइड याद रखना। अलकनंदा तो कॉमन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, देवप्रयाग जो भागीरथी और मंदाकिनी के मिलने से नहीं होती है। भागीरथी और अलकनंदा मुख्य नदी क्या है? अलकनंदा। इस यहाँ से यहाँ तक जो है अलकनंदा के नाम से जानते हैं। अब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है आगे, तो यहाँ से आगे प्रवेश करती है उत्तराखंड के हरिद्वार वाले क्षेत्र में। ठीक है, हरिद्वार वाले क्षेत्र में जाएंगे, ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार जाती है। ठीक है, ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार, और इस क्षेत्र में इनको हम गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। फिर इनको हम गंगा के नाम से जानते हैं, गंगा। यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है, यमुनोत्री, और यहाँ पे कहीं जाके आपका इलाहाबाद का क्षेत्र प्रयागराज है। यहाँ पे प्रयागराज में यमुना नदी आपकी मिलती है। कौन सी नदी है?
यमुना नदी। यमुना नदी जाके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगे होता है। मान लो यमुनोत्री आ रही, सॉरी आपको भागीरथी नदी आती है जो गंगा के नाम से जानी जाती है। ये गंगा नदी की पूरा गंगा नदी के बारे में बता रहे। ये स्थान है यमुनोत्री का, सॉरी गंगोत्री का है। कौन सा स्थान है? गंगोत्री है। यहाँ से गंगा नदी निकलती है। यहाँ से एक नदी आई थी जिसका नाम था अलकनंदा, जो कि स्थान का था बद्रीनाथ। यहाँ से एक क्षेत्र है आपका यमुनोत्री का, यमुनोत्री। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं यमुना, और यमुना जो होती है इसमें आके मिलती है प्रयागराज में। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज। इसको बोलते हैं यमुनोत्री, यमुना नदी, यमुना रिवर। और यमुना रिवर जो है, आप बताओ गंगा के कौन सा साइड होगा? नीचे वाला राइट साइड है। ये कौन सा साइड है? राइट है, क्योंकि पूरा साइड क्या है? लेफ्ट साइड है। तो गंगा की राइट साइड से मिलने वाली पहली जो प्रमुख नदी होती है वो यमुना नदी होती है। कौन सी नदी होती है? यमुना। यमुना जो है गंगा की दाहिने साइड से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है जो सबसे पहले भी मिलती है। देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी मिल रही है? यमुना ही मिलती है। और कहाँ पे जाके मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। और इसी यमुना में 3-4 नदियां और आके मिलती हैं, जिससे तो आपका नाम क्या है? चंबल है, जो कि कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में एक स्थान है मालवा का पठार, जहाँ पे इंदौर वाला क्षेत्र जो है, वहां पे एक पहाड़ी जिसका नाम होता है जनापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जनापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार में एक पहाड़ी है जिसका नाम होता है जनापाव। जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पे यमुना से मिलती है इटावा वाले क्षेत्र में। कहाँ पे मिलती है? यूपी के इटावा में जाके ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है, यूपी के इटावा में जाके ये यमुना से मिलती है। एक दूसरी नदी यहीं से पहले निकलती है जिसको हम बोलते हैं क्या? चंबल। फिर अगली नदी जो होती है काली, इसको हम बोलते हैं काली सिंध। चंबल सिंध बोलते हैं, काली सिंध तो आपकी चंबल की साइड में। क्या नाम है? सिंध। ऐसे आपने पढ़ा था एक सिंधु है। क्या नाम है? सिंधु। एक सिंधु मुख्य नदी तंत्र थी, इसके बाद ये सिंध है। क्या नाम है? सिंध। एक और ऐसे काली सिंध है। क्या नाम है? काली सिंध, जो कि चंबल की सहायक नदी होती है। किसकी सहायक नदी होती है? चंबल की। तो चंबल की 2-3 सहायक नदियां हैं। एक तो आपका पार्वती है, काली सिंध है, और एक है आपका बनास। किसकी सहायक नदियां ये चंबल की तीनों सहायक नदियां हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर सिंध नदी आती है, ये भी इटावा वाले क्षेत्र में मिलती है। कहाँ पे? इटावा वाले क्षेत्र में, यूपी से मिल जाती है। तो इनका क्रम हमेशा एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि यमुना की ये कौन सी साइड होगा? राइट साइड, दाहिने, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा सर इस साइड होगा आगे की तरफ, तो दाएं साइड किधर होगा? नीचे। ठीक है, तो दाएं साइड से मिलने वाली जितनी नदियां होती है उनका पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम पूछा जाता है। ये पश्चिम साइड होगा, जैसे जैसे बढ़ेंगे पूर्व साइड आएगा, तो पश्चिम से पूर्व में हमेशा क्रम पूछा जाता है। तो सिंधु के बाद जो मिलती है उसको बोलते हैं केन नदी। चंबल सिंध, सॉरी बेतवा मिलती है, पहले बेतवा मिलती है, फिर उसके बाद जो है कौन सी नदी आके मिलती है? केन नदी मिलती है। केन नदी, केन नदी पे ही आपका रेनेफॉल स्थित है ना। रेनेफॉल जो छतरपुर में एक रेनेफॉल करके है, पता है? पांडव डैम सुनो, पांडव फॉल, वो भी केन नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केन नदी पे स्थित। केन नदी जो है बांदा में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? यूपी का बांदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाके यमुना से मिलती है।
जबकि बेतवा जो होती है वो हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर में, यूपी से मिलती है। यूपी में बेतवा नदी हमीरपुर में जाके मिलती है, के नदी बादा में मिलती है, सिंध और चंबल नदी जो है इटावा में जाके यमुना नदी से मिलती है। और चंबल नदी जो होती है ये उत्खात भूमि, कल इसको पढ़े थे ना, उत्खात भूमि या जो क्या बोलते हैं इसको, बंजर क्षेत्र, बीहड़, क्या बोलते हैं, बीहड़ क्षेत्र। जो आपका चंबल नदी है ये बीहड़ों का निर्माण करती है अर्थात उत्खात भूमि बनाती है। अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा करती है। जो अवनालिका अपर्दन होती है मतलब मिट्टी को काट के बाहर के लेके जाना, तो अवनालिका अपर्दन जो है चंबल नदी सर्वाधिक करती है, सबसे अधिक करती है। और इसी चंबल नदी को जो है, चंबल नदी के कारण आपके मध्य प्रदेश क्षेत्र में चंबल वाले इलाके में बीहड़ या उत्खात भूमि दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी नदी जो है उत्खात भूमि का निर्माण करती है या बीहड़ों का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी है? चंबल नदी, और जाके वो इटावा मिलती है। इसी चंबल नदी में जो घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए पुनर्वास सेंटर की स्थापना की गई है। घड़ियालों के प्रजनन क्षेत्र के बनाए गए हैं इनको। ठीक, कौन सी नदी अंतर को? घड़ियाल को, सॉरी चंबल नदी को जो है घड़ियालों के लिए एक पुनर्वास केंद्र के रूप में बनाया गया। ठीक, चंबल को। इसके अलावा यमुना में और नदियां मिलती हैं, जैसे ऊपर से एक आती है टोंस नदी है। कौन सी नदी है? टोंस, जो कि इसके बाएं से मिलने वाली नदी है, जो कि उत्तराखंड में है। एक ऐसे टोंस और है जो गंगा में मिलती है, जिसको हम तमसा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमसा नदी। ठीक है, तमसा जो जाके प्रयागराज के आगे यहाँ से नदी आती है, जिसको हम टोंस बोलते हैं। यहाँ पे भी इसी टोंस को हम तमसा नाम से जानते हैं, तमसा। ठीक है, और ये प्रयागराज के आगे जाके गंगा में मिलती है। जबकि इसकी एक और सहायक नदी है हिंडन करके है। हिंडन जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। ठीक, यमुना की सहायक नदी है हिंडन और टोंस, जो कि उसके बाएं साइड से मिलने वाली दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, टोंस और हिंडन। टोंस जो है आपका उत्तराखंड, हिंडन जो आपका, हिंडन के किनारे आपके दो सारा पड़ते हो। एक तो मोहन क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से याद करते हो कि जो आपको कौन सा क्षेत्र है? मेरठ का आलमगीरपुर। मेरठ का आलमगीरपुर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जबकि आप गाजियाबाद को ही पढ़ते हैं कि गाजियाबाद जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पे स्थित है? हिंडन नदी के तट पे स्थित है। तो आलमगीर और गाजियाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद जब पूर्व साइड, ऊपर साइड देखते हैं, कौन सा? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से सबसे पहले जो नदी मिलती है, यमुना से पहले मिलती है, उसका नाम होता है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। हाँ, रामगंगा। नाम क्या? रामगंगा। याद रखना, रामगंगा जो है ऊपर से अर्थात लेफ्ट साइड से या ओवरऑल लिखा है सबसे पहले मिलने वाली नदियों में से एक होती है। गंगा में जो मिलती है लेफ्ट साइड से सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा मिलती है। जबकि सबसे लास्ट में जो नदी मिलती है ऊपर से ही मिलती है, एक नदी आती है ऐसे, उसका नाम होता है महानंदा। क्या नाम है? एक महानदी है, एक महानंदा रिवर है, याद रखना। ठीक है, ये महानंदा है जो कि गंगा नदी के बाएं तट पे मिलने वाली सबसे लास्ट, सबसे अंतिम नदी कौन सी है? क्या नाम है? महानंदा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिलती है। रामगंगा के बाद एक क्षेत्र आता है, ये फूलर झील करके है। क्या नाम है इसका? फूलर झील। ठीक है, ये पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पीलीभीत है, जो कि उत्तर प्रदेश में जिला है। पीलीभीत में फूलर झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी जो है फूलर झील से निकलती है और जाके सीधे गंगा नदी में मिलती है। गाजीपुर नामक एक गाजीपुर स्थल पे मिलती है। गाजीपुर में जाके ये गोमती नदी आगे यमुना से मिल जाती है, सॉरी गंगा से मिलती है। किससे मिलती है? गंगा से मिलती है, लेकिन से। जनापाव पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में क्षेत्र है इंदौर में जनापाव पहाड़ी, जो कि मालवा के पठार में स्थित है। कहाँ पे? मालवा के पठार में स्थित है जनापाव की पहाड़ी।
इसके बाद यहाँ पे, और ये जो रामगंगा निकलती है ये कहाँ से निकलती है? ये दूधा टोली है, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल एक क्षेत्र है उत्तराखंड में, जहाँ पे एक दूधा टोली नामक स्थल है, वहां से निकलती है दूधा टोली या पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पौड़ी गढ़वाल या दूधा टोली क्षेत्र जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां से रामगंगा निकलती है। रामगंगा नदी जो आपका बरेली शहर है वो, ठीक है, बरेली शहर जो रामगंगा नदी के अपवाद क्षेत्र में आता है। और ये रामगंगा आगे जाके एक क्षेत्र है कन्नौज, क्या नाम है? कन्नौज। कन्नौज में जाके ये गंगा से मिलती है। किससे मिलती है? कन्नौज में जाके गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। ये भी आगे एक नदी दिखाई देती है, इसको नाम देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। पीलीभीत के बाद शारदा, शारदा मिला तो ये मिलाम ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या है? मिलाम हिमनद या मिलाम ग्लेशियर उसको बोलते हैं, हिमनद, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, मिलाम। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं शारदा। कौन सी नदी है? शारदा नदी, ठीक है। इसी को काली नदी के नाम से भी जानते हैं। और क्या नाम है इसका? काली नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये आगे जाकर, ठीक है, और इसी के बगल में एक और आपको दिखाई देगा नदी आती है जिसको हम बोलते हैं घाघरा। कौन सी नदी है? यहाँ से आगे नेपाल से, नेपाल हिमालय से आती है घाघरा, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी में मिल जाती है आपकी कौन सी नदी? शारदा नदी जाके घाघरा मिलती है, और घाघरा जाके आके सीधे आपके छपरा के पास में किससे मिलती है? गंगा से मिलती है। शारदा नदी जो कि मिलाम हिमनद से निकलती है, जिसको हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं, ये आपकी घाघरा नदी मिलती है। और घाघरा नदी जो निकलती है कहाँ से है? ये इसका ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, नेपाल हिमालय में स्थित है, ठीक है। मापचा चुंगो ग्लेशियर, वहां से आपकी घाघरा निकलती है, और मिलाम हिमनद से जो है शारदा नदी निकलती है। ये आगे आकर मिलती है किससे? घाघरा से मिलती है। और घाघरा नदी जो होती है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में सीमा का निर्धारण करते हुए सीधे जाके छपरा में ये किससे मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है। इसी के बगल में और भी नदियां हैं, ठीक है, जिनका नाम है गंडक है। फिर आगे कोसी नदी आके होती है, ये गंडक नदी हो गई, गंडक रिवर। और ये कोसी नदी, कोसी नदी याद रखना, कोसी नदी जो होती है ये नेपाल हिमालय से निकलती है, नेपाल हिमालय से। और कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। किस नाम से आता है इसको? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है। और बिहार के इस क्षेत्र है कटिहार, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जाके, कटिहार में भी एक फेमस क्षेत्र है कुर्सेला करके है, वहां जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। और कोसी से पहले क्या होता है? गंडक, ठीक है, गंडक। गंडक जो होता है आपका ये सोनपुर का क्षेत्र है, पटना में मिलने से पहले सोनपुर एक क्षेत्र आता है, जहाँ पे सोनपुर का मेला लगता है, जो कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। भारत में अगर पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूछा है तो कौन सा मेला है? सोन नदी, सोनपुर का मेला जो है वो सबसे बड़ा। एक सोन नदी भी है, ये सोनपुर का मेला है, जिसे हम हरिहर क्षेत्र का मेला भी बोलते हैं। हरिहर क्षेत्र है ये एरिया का नाम, हाँ, हरिहर क्षेत्र, ठीक है। सोन भी गंगा से ही मिलती है, ठीक है, वो जब भी वो कौन से राइट साइड से मिल रहा है, एमपी से निकलती है ना। हाँ। अब आगे देखते हैं सोन नदी। इधर सबसे पहले, उससे पहले देखते हैं कर्मनाशा नदी निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कर्मनाशा। कर्मनाशा रिवर है, क्या नाम है? कर्मनाशा, कर्मनाशा रिवर है, जो कि चौसा एक क्षेत्र है, बक्सर जिला, बक्सर में चौसा नामक स्थान पे जाके कर्मनाशा मिल जाती है। इसकी मान्यता है कि इस नदी में नहाने से जो है कर्मों का नाश होता है, ठीक है, कर्मनाशा नदी। और एक अमरकंटक का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी या पर्वत से दो नदी निकलती है। एक तो पूर्व साइड से निकलती है जो कि नर्मदा, सॉरी पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? नर्मदा। और एक जो है उत्तर की दिशा में निकलती है, जिसको हम बोलते हैं अमरकंटक।
सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सोन नदी। सोन नदी बोलते हैं अमरकंटक में, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, सोन नदी के नाम से जानते हैं। और ये आगे प्रवाहित होती हुई पटना में एक क्षेत्र है दानापुर, क्या नाम है, दानापुर, ये पटना में ही है, पटना डिस्ट्रिक्ट का ही है, ठीक है। पटना डिस्ट्रिक्ट में दानापुर क्षेत्र है, जाके वहां पे मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिलती है, किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, दानापुर क्षेत्र, पटना के दानापुर वाले क्षेत्र इलाके में, ठीक। वो सोन नदी जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और सोन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें आपकी गोपद है, सॉरी क्या नाम है, रिहंद है, कौन सी है, रिहंद है, उत्तरी कोयल है, ठीक है, इत्यादि नदियां हैं जो जाके सोन नदी से मिलती है। तो रिहंद नदी पे आपने कल पढ़ा था कि गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील अगर पूछा जाए तो कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पे स्थित है। किस पे स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है, वो याद रखना। सोन नदी के बाद में इसमें एक पुनपुन नदी आती है, यहाँ पे आगे जो है पुनपुन नदी मिलती है, बिहार वाले पटना में ही मिलती है पुनपुन, ठीक है। पटना में एक स्थान है फतुहा करके है, फतुहा क्षेत्र है पटना में, वहां पे आपको पुनपुन नदी मिलती है। इसी की सहायक नदी फाल्गु है, फाल्गु और निरंजना वगैरह इसी की सहायक नदियां होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी कई नदियां मिलती हैं, जैसे अजय हो गया, अजय में इसकी सहायक नदी जो जाके जमुई वाले इलाके में मिलती है, पटना के सॉरी बिहार के एक जमुई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जाके अजय मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, अजय नदी मिलती है। तो अजय याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत नहीं आती है, तो अजय नदी है जो कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है, याद रखना। अब जब ये गंगा नदी आगे बढ़ती है तो दो भागों में बंटती है, ठीक है। एक भाग जो है भागीरथी के नाम से फिर पुनः जानी जाती है, और एक भाग जो है आपका किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से, क्या नाम है, वो फरक्का, क्या नाम है, कोई है, एक बार देख लो, अच्छा आप लोग बुलाने के लिए आया, दिक्कत तो आएगी तो उसको बोल दिया देख लो। बच्चे शादी आते हैं अच्छा बड़ा वाला है, पेपर वाले अच्छे हैं। सर ये जो गाजीपुर का गोमती नदी है, फुलहट है ना, फुलहट झील, फुलहर झील, फुलहर झील, ये फिर दो टोन्स नहीं हो गया, एक उधर यमुना का सहायक हो गया, और ये फिर ये यहाँ पे टोन्स, ये तमसा, ये टोन्स को ही तमसा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे टोन्स बोला जाता है। टोन्स एक जो उत्तराखंड में मिलती है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, जबकि यहाँ पे टोन्स को हम तमसा के नाम से जानते हैं, जो कि प्रयागराज में ही मिलती है गंगा से, ठीक है। यहाँ पे आगे एक भागीरथी में कन्वर्ट होती है, और आगे दूसरा जो नाम है इसको हम क्या बोलते हैं, हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली नाम है, फरक्का वाले क्षेत्र में हुगली, ये हुगली रिवर है, दूसरी जो है भागीरथी, और यही आगे जाके बांग्लादेश में नहीं बोलते, बांग्लादेश में ही तो हुगली बोलते नहीं, बांग्लादेश में नहीं, पश्चिम बंगाल में आपको क्या बोलते हैं, हुगली बोलते हैं, जबकि ये भागीरथी नदी जो लास्ट में दिखाई दे रही ये आगे जाती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इसी बांग्लादेश में भागीरथी को आगे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, इसको नोट कर लेना। गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ये पद्मा आगे बढ़ती है बांग्लादेश में, और उसमें एक नदी आती है ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम जमुना बोलते थे, तो पद्मा और जमुना नदी जब आपस में मिलती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि कब किस क्षेत्र में किन नामों से इनको जाना जाता है, या कौन नदी को इस नाम से जाना, पद्मा के नाम, किस नदी को पद्मा कहते हैं, या किस नदी को जमुना कहते हैं, ठीक है, या मेघना क्या है, सांग को किसे कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में इतना है, इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लेना एक बार, ठीक है। पीछे एक जैसे आप सिंधु नदी पढ़े थे तो उसमें एक सिंधु जल समझौता है, ठीक है, कौन सा समझौता है, सिंधु जल समझौता है, उसको ही बता, इसको जल्दी से बताओ। कर्मनाशा, कर्मनाशा रिवर है
बक्सर चौसा, बक्सर में एक स्थान है चौसा, चौसा से आपको कुछ याद आ रहा है? इतिहास, पॉलिटी, कुछ भी? चौसा का युद्ध, ठीक है, याद है किसी को? 1764 नहीं, क्या चौसा का युद्ध? क्या सही है आंसर? चौसा का युद्ध नहीं, वो बक्सर का युद्ध बता दिया आपने। चौसा का युद्ध कब हुआ था, कौन से टाइम पीरियड में हुआ था, या किसके समय में हुआ था, कुछ आपको रिकॉल आ रहा है? किसी इतिहास सब लोग पढ़ चुके हो ना? शेरशाह सूरी के टाइम में, सही है। 1539 सही होता। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी, ठीक है। और किसके साथ? अकबर के पिता बाबर के पुत्र के साथ में हुआ था, ठीक है, हुमायूं के साथ। इसी के बाद एक साल बाद 1540 का एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, 1540 में हुआ था। तो बिहार में आप पढ़ते हो बक्सर का युद्ध, वो अलग है, ये चौसा का युद्ध है, ठीक है। चौसा का युद्ध जब भी पूछा जाएगा तो 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। जबकि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर की तारीख को, 22 अक्टूबर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला, सॉरी क्या नाम है उनका, बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ था? बक्सर का युद्ध बताओ। बताते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और एक और था वो मीर जाफर। मीर जाफर जो बंगाल का नवाब होते हैं, मीर जाफर, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और मुगल जो सम्राट थे उस टाइम शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर जाफर एक साथ में होते हैं। जबकि दूसरी साइड में कौन था? हेक्टर मुनरो करके, ठीक है। ब्रिटिश का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी और भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई थी, ठीक है। जबकि इसकी नींव जो पड़ी थी वो प्लासी के युद्ध में पड़ी थी। कब पड़ी थी? प्लासी के युद्ध में इसकी नींव पड़ी थी, ठीक है।